हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो कूलॉम लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ। आप पिछली वीडियोस में मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप उनको भी देखिए जिससे कि आपको सीखने के लिए कुछ मिले। कुछ मतलब मैंने आपको एप्लीकेशन मतलब बहुत अच्छे समझाई हैं। मैंने पूरा ट्राई किया है कि बेस्ट अपना बेस्ट दिया है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा समझो। आप वो देखिए जिससे कि आपको आगे को आने वाली वीडियोस में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और बाकी मैं आपको कूलॉम लॉ डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। देखिए कूलॉम लॉ क्या होता है। तो कूलॉम लॉ अगर मोटे मोटे भाषा में देखें मोटे मोटे शब्दों में देखें तो कूलॉम लॉ दो पॉइंट चार्जेस जो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये कूलॉम लॉ में पता है। और देखिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। देखो इफ तो ये कूलॉम लॉ डिफाइन हमने बताई है आपको। आप देखो इफ टू पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन वैक्यूम। अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, ये दो पॉइंट चार्ज हैं, एक Q1 एंड एक को नाम दिया हमने Q2। ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, ये वैक्यूम में कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं एक दूसरे से। वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता, जहाँ कुछ भी नहीं होता है। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता है, यानी कि कोई मीडियम नहीं, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। खाली डब्बा सा होता है एक तरह से। ठीक है, तो उस ऐसी प्लेस पर हमारे दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे गए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है R। तो वही यहाँ पे लिखा है टू पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इन वैक्यूम। ठीक है, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम कितना होगा, ये हमें कूलॉम लॉ बता रहा है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा ये कूलॉम लॉ हमें बताने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपवर्ड चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए उन वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। आपको समझाया है मैंने उसके बारे में भी। आज हम कूलॉम लॉ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कूलॉम लॉ पढ़ेंगे। तो आपको ये तो आप बता चुका हूँ मैं आपको। तो दो चार्जेस के बीच में एक दो तरह का फोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक तो अट्रैक्शन वाला और एक रिपल्सन वाला। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, और थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा। अगर ये प्लस क्यू, सपोज करो ये प्लस हुआ प्लस Q1, ये माइनस Q1 हुआ, Q2 चार्ज हुआ, तो दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। लेकिन दो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, दो चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, सपोज करो ये चार्जेस Q1, ये चार्जेस Q2, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही लगेगा फोर्स। ठीक है, उससे हटके नहीं लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से एक इस पे फोर्स लगने के लिए जाए, तो ऐसा नहीं होगा पहले इधर घूमता हुआ जाए, ऐसे घूमता हुआ जाए फिर इस पे फोर्स लगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट फोर्स जाएगा, इसके सेंटर से निकलेगा, इसके सेंटर की तरफ चला जाएगा, इस तरह से फोर्स लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो Q1 और Q2 दो चार्जेस के बीच में लगेगा जो फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स होगा। यानी कि एक पॉइंट चार्ज के सेंटर से दूसरे पॉइंट चार्ज के सेंटर तक लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। और एक यानी कि कहने का मतलब कि दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आपको बता ही दिया ये क्या है। तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, तो इसके बारे में हमें बताने वाला है ये दो पॉइंट्स कूलॉम लॉ के। क्या है हमारे, जो फोर्स लगेगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी कि जो फोर्स होगा वो इनके चार्जेस पर डिपेंड करेगा, इनके चार्जेस का प्रोडक्ट यानी Q1 मल्टीप्लाई Q2, Q1 इंटू Q2 जितना ज्यादा आएगा, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो जितना ज्यादा आएगा
उतना ही इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। और जितना कम आएगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट उतना ही फोर्स कम होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल का मतलब, ये आपको ध्यान रखना है। तो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा आएगा। और Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जितना कम आएगा फोर्स भी उतना ही कम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट कूलॉम लॉ का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बता रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, जितना जितना ज्यादा चार्जेस का प्रोडक्ट आएगा पॉइंट चार्ज पर उतना ही ज्यादा फोर्स, जितना चार्जेस का प्रोडक्ट कम आएगा उतना ही फोर्स कम। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है हमें, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट बता रहा है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इनवर्सली मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, यानी उल्टा होता है इसमें एक इनवर्सली रिलेशन में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी इंक्रीज करेगी, एक डिक्रीज करेगी तो सॉरी एक इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज कर जाएगी, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिया। तो अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन कर देंगे, वैसे तो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर देंगे तो हमें दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, हमने K ले लिया। और इक्वलिटी जैसी कांस्टेंट हम लेते हैं इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही है कूलॉम का लॉ, कूलॉम लॉ। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे तो कूलॉम लॉ क्या होता है तो आपको बस इतना सा बताना है, if 2 point charge are placed at some distance in vacuum, the force of attraction between them or force of attraction or repelling between them is, first point is directly proportional to the product of charges, second point is inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them। ये आपको ध्यान रखना है। इतना सा है कूलॉम लॉ। ये तो मैथमेटिकली हमने कन्वर्ट किया है कूलॉम लॉ को। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हो, इतना बड़ा ना बोल के आप इतना बोल सकते हो कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये है कूलॉम लॉ। आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ K क्या चीज है आपको बता चुका हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटा के तो आया है वाला, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो लिख लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम कूलॉम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कूलॉम कांस्टेंट। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ना लिख के हम इसको लिखेंगे कूलॉम कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, कूलॉम कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है। इस के को जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह एप्लीकेशंस इसको इस लॉ को जब अप्लाई करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। डिफरेंट फॉर्म कैसा होता है, बस इसमें सेम ऐसा ही होता है डिफरेंट फॉर्म, बस के की जगह एक नया कांस्टेंट हम ले लेते हैं। के तो हमने सिंपल वे में यूज कर लिया है, वो भयानक सा कांस्टेंट होता है। अब भयानक सा कांस्टेंट को कैसे याद रखेंगे हम, तो उसको भयानक को हटाओ, हमने सिंपल वे में कांस्टेंट का नाम दे दिया के। लेकिन कभी कभी उस भयानक की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसका हम यूज कैसे करेंगे वो तो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले वो है क्या भयानक कांस्टेंट वो और बता दें हम। तो देखो के, अगर आपने पहले इसको लिख लीजिए, अगर या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं साइड हो जाता हूँ। हेलो बच्चों,
अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे आपको समझाता हूँ कि ये कूलम कांस्टेंट है, और इस कूलम कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली फाइंड जो किया जाता है तो वो वाला कांस्टेंट किस टाइप का होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो कांस्टेंट किस टाइप का होता है, तो उस कांस्टेंट को हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट जो है इसको मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिकल करते समय इसको k को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। ठीक है, 1/0 लिखा जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखा जाता है, एप्सिलॉन 0 क्यों आया है इसको। इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एप्सिलॉन 0 इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.0 × 10⁻⁹ होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू। ठीक है, आपने यूनिट्स बनाना तो देखा ही होगा, यूनिट्स कैसे बनाते हैं। इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस कांस्टेंट की कूलम कांस्टेंट की यूनिट है। इसकी वैल्यू 9.0 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट आप यहाँ से ही बना सकते हो, फॉर्मूले से आपने 11th क्लास में सीखा भी होगा। इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले जाओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर आएगा तो कूलम स्क्वायर, तो के की हमारी यूनिट आ जाएगी। के की तो यूनिट इसकी यूनिट होगी और इसकी जो वैल्यू है वही के की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसको हम शॉर्ट फॉर्मूला ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको एप्सिलॉन 0 क्या होता है, इसको हम ये भी एक कांस्टेंट होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी हाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब या फिर हम बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आप फ्री स्पेस में लिखते वैक्यूम लिख लो, वैक्यूम। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है। ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम, एप्सिलॉन 0, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये कैसे पता करें, तो हमको मैं ड्राइव करना सिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम आपको ड्राइव करना सिखाते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है ये और हम कर ले आगे, फिर आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे इसके बारे में। तो देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कैसे ड्राइव करेंगे, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कैसे पता करें, तो देखो इससे हम इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, तो देखो एप्सिलॉन 0 तो यहाँ आ जाएगा, देखो 1/, हम जानते हैं ये दो पॉइंट्स लगा लिए हमने, ये पॉइंट्स लगा लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो 9.0 या 9 लिख दो, बात एक ही होती है। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन 0 की। तो एप्सिलॉन 0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम का जो परमिटिविटी होती है ये कांस्टेंट होती है। परमिटिविटी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट मतलब इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें ही काम हमें देती हैं। तो एप्सिलॉन को उधर ले जाओ, देखो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन को उधर ले जाएंगे और इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेकर आएंगे 9 × 10⁻⁹ और ये भी साथ में इधर लेके आएंगे इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन 0। इसको बस सिंपल हमने क्या किया, इसको उधर ले गए और इसको उधर ले गए। ठीक है, इक्वालिटी के उधर, इसको इक्वालिटी के इधर, ये नीचे आ गया, ऊपर पहुंच गया। बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम इसको एप्सिलॉन को उधर ना लिख के हम इसको एप्सिलॉन को उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्सिलॉन 0 इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू, अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3.149 × 10⁻⁹ और यहाँ पे ये अपॉन में है कूलम, तो ऊपर चला जाएगा कूलम स्क्वायर, ये आ जाएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे इतनी लंबी कैलकुलेशन को, आपको आएगा एप्सिलॉन 0 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट ये आएगा जो नेगेटिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव आएगा 12। तो आपकी जो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन 0 की वो आएगी आपको एप्सिलॉन 0 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये आपको एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू याद रखनी है। आपको याद क्या क्या रखना है, ये कूलम लॉ याद रखना है और आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखनी है। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप इनको करिएगा। मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में, जब तक आप इसका रिवीजन करना, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको आगे की चीज़ें सिखाने वाला हूँ। इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो मैं आपको कराऊंगा, डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो आप इसको अच्छे से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। यही हमारे लिए एक, इससे हमें मालूम पड़ता रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे कितना मतलब पढ़ रहे हैं, कितना उनके कोई प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हैं तो हमें कमेंट, शेयर, लाइक भी कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड भी कर सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल अगर नहीं आ रहा फिजिक्स का, किसी भी बुक का, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी का ही पूछो, किसी भी बुक का पूछो। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताना, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, मतलब आप अपने दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि मेरा दोस्त मेरे से मेरे लेवल का बने, तो ठीक है, उसको भी आप उसके साथ भी आप वीडियो शेयर करें। थैंक यू बच्चों, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।